जय श्री कृष्ण, जय मां भारती। दोस्तों, आज की कक्षा में हम बात करेंगे वर्ण विचार में व्यंजन की। यहाँ हम देखेंगे मुख्यतः व्यंजन। मुख्यतः व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, देशिज व्यंजन, मानक और अमानक व्यंजन। तो चलिए कक्षा प्रारंभ करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। मैं सुरेंद्र जंगीर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी कक्षा नव हिंदी प्रभा में। जैसा कि दोस्तों हमने अंतिम कक्षा में पढ़ा कि हिंदी भाषा में जो वर्ण या जो ध्वनियां हैं वो दो प्रकार की हैं। हिंदी भाषा में वर्ण या ध्वनियां हैं दो प्रकार की। पहली ध्वनि स्वर और दूसरी ध्वनि व्यंजन। यहां हमने देखा कि वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है और ओष्ठों के द्वारा निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है, वे ध्वनि कहलाई स्वर। और वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय किसी अवरोध के साथ वायु बाहर निकलती है, वे कहलाई व्यंजन। यहां हम पुनः इसे डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं कि कैसे उच्चारित होती है। तो मान लीजिए ये आपके फेफड़े हैं। जब भी हम किसी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो वायु फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है। मान लीजिए ये आपका कंठ है, ये सिराएं होंगी, इन्हें हम कह सकते हैं सिराएं या स्वर तंत्रियां। स्वर तंत्रियां। और ये हो गए अपने फेफड़े। यहां कई बार वायु हृदय में भी, कई बार क्या हमेशा ही आती है। हृदय जो है वो बेसिकली सामान्यतः हम बाईं ओर इंगित करते हैं, लेकिन हृदय जो है वो थोड़ा सा बाईं ओर है, पूर्णतः बाईं ओर नहीं है। कंठ के बाद के आगे के हिस्से की यदि हम चर्चा करें तो कुछ इस प्रकार का हिस्सा है हमारा। ये हमारी हो जाती है नासिका। नासिका, ये ओष्ठ, ये हनु जिसे ठोड़ी कहा जाता है। संस्कृत में ठोड़ी को हनु कहते हैं। ये तत्सम रूप हो जाता है। और इधर से मान लीजिए ये मुखवियर बंद हो गया। ये मान लीजिए आपके ऊपर के दंत है। दंत, दांतों के ऊपर जो मांसल भाग चढ़ा रहता है ये हो जाएंगे आपके मसूड़े। मसूड़ों के ऊपर कोमल त्वचा आती है। कई बार अपन चाय कॉफी गर्म पी जाते हैं, वो वहां से जल जाती है। ये वाला भाग कहलाता है तालु। और तालु के आगे गहरा भाग आता है, ये वाला भाग कहलाता है मूर्धा। ये मान लीजिए नीचे के दांत हैं और इधर से हम मुखवियर को बंद कर देते हैं। तो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है, ओष्ठों के द्वारा निर्बाध रूप से बाहर निकल जाती है, वे ध्वनियां कहलाती हैं स्वर। और वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है और किसी अवरोध के साथ बाहर निकलती है, वे ध्वनियां कहलाती हैं व्यंजन। यहां हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जो व्यंजन है इनमें अवरोध मुख्यतः कहां होता है। तो अवरोध को हम समझ सकते हैं कि ये जो अवरोध है ये ओष्ठ से कंठ, कंठ से ओष्ठ तक होता है। सामान्यतः जो अवरोध है ये कंठ से ओष्ठ तक होता है। जैसे हम बोलते हैं पै, पै जब बोलते हैं तो हमारा अवरोध होता है ओष्ठ पर। जैसे हम च बोलते हैं च, तो हमारी जो जीवा है ये धरातल से उठकर मसूड़ों के ठीक ऊपर जाती है तालु के पास। यहां से उच्चारण होता है च। ये च वर्ग का उच्चारण है। जैसे हम टे बोले तो जीवा यहां घूमती है मूर्धा के पास। ये टे वर्ग का उच्चारण है। जैसे हम तय बोले तो ये तय वर्ग का उच्चारण है। जीवा मसूड़ों के ठीक नीचे दांतों के पास आती है। पय वर्ग का उच्चारण होता है ओष्ठ, यहां से पय वर्ग उच्चारित होता है। और क वर्ग का उच्चारण होता है कंठ से।
तो वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से उठकर सिराओं के द्वारा कंठ में आती है और किसी अवरोध के साथ बाहर निकलती है, वे ध्वनियां कहलाती है व्यंजन। अब जो मुख्यतः व्यंजन है, मुख्यतः व्यंजन, इनकी संख्या 33 है। मुख्यतः जो व्यंजन है इनकी संख्या रहेगी कितनी? 33। अब जो मुख्यतः व्यंजन 33 है, इनमें 3 प्रकार के व्यंजन आते हैं दोस्तों। पहले जो व्यंजन है वो है स्पर्श व्यंजन। पहले व्यंजन है कौन से? स्पर्श व्यंजन। अब देखिए इनका नाम स्पर्श व्यंजन ही क्यों रखा गया, इसके लिए हमें संस्कृत का एक सूत्र समझना होगा। इनके लिए संस्कृत का एक सूत्र है, वैसे सीधे भी हम समझ सकते हैं कि वे व्यंजन जो वाग्यंत्र के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करने से उच्चारित होते हैं, वे कहलाए स्पर्श व्यंजन। यदि हम वो संस्कृत वाला सूत्र देखें तो हम देख सकते हैं कार्यो मा अवसाना है, कार्यो मा अवसाना है, स्पर्शा है। यह सूत्र है कार्यो मा अवसाना है, स्पर्शा है। अब यह सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र यह कहता है कार्यो मतलब कैसे उदय होने वाले, मा अवसान, अवसान से तात्पर्य होता है दोस्तों समाप्त, अर्थात कैसे उदय होने वाले और मैं पर समाप्त होने वाले सभी जो व्यंजन हैं वो कहलाए स्पर्श व्यंजन। अब इनमें कैसे लेकर मैं तक के सभी व्यंजन आ जाते हैं, तो हम अंकित कर लेते हैं। सबसे पहले हम कै वर्ग को ही ले लेते हैं। कै वर्ग में कै, खे, गे, घे और न, ये 5 वर्ण हैं। कै वर्ग का स्पर्श होता है कहां? कंठ में। जैसे कि हमने पहले देखा कि कै वर्ग का जो स्पर्श होता है वो कहां होता है? कंठ में होता है। ये कै के वर्ग का पंचमाक्षर है। इस प्रकार के 3 वर्ण अपने हिंदी भाषा में हैं। ये विशेष एक अपनी बात रह जाएगी, इनसे संबंधित लगभग भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न हो जाते हैं। शुद्ध अशुद्ध के शब्दों में भी यहां से चर्चाएं कर ली जाती हैं। ये जो व्यंजन है ये है कै के वर्ग का पंचमाक्षर। यदि नुक्ता ऊपर आता है तो ये जो बिंदु है इसे बोलेंगे हम नुक्ता। ये कै के वर्ग का पंचमाक्षर है, इसका उच्चारण होता है आधा न और गे की तरह। जैसे एक शब्द देखें वांग्मय, शब्द है ये वांग्मय। कई बार रूढ़िता के कारण हम इसे वाड्मय या वाड्मय बोल जाते हैं, जो कि वर्तनी की दृष्टि से क्या रहता है? अशुद्ध रहता है। तो ये कै के वर्ग का पंचमाक्षर है। यदि नुक्ता ना आए तो इसका उच्चारण होगा ड, जैसे डमरू। और नुक्ता यदि नीचे आता है तो इसका उच्चारण होता है ड, जैसे सड़क। तो कै वर्ग में 5 वर्ण है और कै वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ है। और कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कहलाती हैं कंठ। कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कहलाएंगी कंठ। ये है अपना कै वर्ग। कै वर्ग के बाद में यहां पहले एक बात और हम देख सकते हैं, ये खे हमने कुछ इस प्रकार से लिखा है। कई बार इस खे को हम कुछ इस प्रकार से भी लिख जाते हैं, जो कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध रहेगा। ये खे नहीं हुआ, ये रव हो गया। ये क्या हो गया? रव हो गया, क्योंकि खे जब हम लिखते हैं तो ये जो घुमाव है ये खड़ी पाई के पास यहां आकर स्पर्श करना चाहिए। इस प्रकार से पूर्ण स्पर्श भी ना हो तो आंशिक स्पर्श तो हो ही जाना चाहिए। ये अपना कै वर्ग। कै वर्ग के बाद में च वर्ग, च, छ, ज, झ और य। च वर्ग में फिर 5 वर्ण। और च वर्ग का जैसा कि हमने अभी देखा, च वर्ग का जो स्पर्श है वो होता है तालु के पास। तो उच्चारण स्थान तो हो जाएगा इनका तालु, और ये ध्वनियां कहलाएंगी तालव्य। कौन सी ध्वनि कहलाएंगी? तालव्य ध्वनियां कहलाएंगी। उसके बाद में च वर्ग के बाद में आता है अपना ट वर्ग। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ और अण। ये ट वर्ग में है। ट जब हम बोलते हैं तो आप आएंगे आपकी जीवा ऐसे,
ऊपर के साइड में घूमती है मूर्धा के पास, इसलिए ट वर्ग का उच्चारण स्थान है मूर्धा। देखिए दोस्तों, जो मूर्धा शब्द है ये बना है मयूर ध्वनि से। मूर्धा कैसे बना है? मूर्धा बना है मयूर ध्वनि से। जब मूर्धा मयूर ध्वनि से बनता है तो आप ये देखिए कि मयूर बोलता कैसे है, वो प्रयास, वो आवाज नहीं, वो प्रयास। मयूर जब बोलता है तो मुख विवर खुला रहता है। ठीक इसी प्रकार से ये जो ध्वनियां हैं इनका उच्चारण करते समय मुख विवर खुला रहेगा। जैसे ट बोलेंगे तो जीवा यहां ऊपर की साइड में घूमेगी। जब ऊपर की साइड में जीवा घूम रही है तो क्या बंद मुख विवर से हम उच्चारित कर सकते हैं ट? नहीं। यदि मुख विवर को हम बंद रखेंगे तो हम ट वर्ग का उच्चारण नहीं कर सकते। तो ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो तो हो जाएगा मूर्धा, और ये जो ध्वनियां हैं ये कहलाएंगी मूर्धन्य। उच्चारण स्थान मूर्धा है और जो ध्वनियां हैं वो क्या कहलाएंगी? मूर्धन्य ध्वनियां कहलाएंगी। यहां फिर एक विशेष बात निकल जाती है इन दो वर्णों के संदर्भ में, ड और ढ के संदर्भ में। हम यहां अंकित कर सकते हैं कि यदि ड और ढ के नीचे नुक्ता आता है ड और ढ, तो ये कहलाते हैं देशज व्यंजन। ये कौन से व्यंजन कहलाएंगे? देशज व्यंजन कहलाएंगे। और प्रयत्न या प्रयास के आधार पर इन्हें उच्छिप्त या ताड़न जात कहा जाएगा। ये है अपना ट वर्ग। ट वर्ग के बाद में अगला वर्ग देखें, त वर्ग। त वर्ग में त, थ, द, ध और न। जब हम तय बोल रहे हैं तो अभी हमने देखा कि हमारी जो जीवा है वो मसूड़ों के ठीक नीचे दांतों के पास स्पर्श कर रही है। जब हमारी जीवा मसूड़ों के ठीक नीचे दांतों के पास स्पर्श कर रही है तो तय वर्ग का उच्चारण स्थान हो जाता है दोस्तों दंत, और ये ध्वनियां कहलाएंगी दंते। जो दंत से उच्चारित हो रही है वे ध्वनियां कहलाएंगी दंते। अंतिम जो वर्ग है अपना वो है प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म। और जैसा कि हमने सर्वप्रथम देखा था कि प जब बोलते हैं तो अवरोध, जो रुकावट, जो स्पर्श होता है वो ओष्ठ पे होता है, दोनों होठ मिलते हैं, फिर जब खुलते हैं तब उच्चारित होता है प। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा वर्ष 2012 में एक प्रश्न भी रहा कि वह कौन सा वर्ग है जो नीचे का होठ कट जाने के बाद उच्चारित नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि प, क्योंकि बाकी सभी वर्ग हम बोल सकते हैं, जैसे क ख ग बोल दिया हमने, छ छ ज बोल सकते हैं, ट ठ ड बोल सकते हैं, त थ द बोल सकते हैं, लेकिन नीचे का होठ पकड़ने के बाद हम प वर्ग नहीं बोल सकते। प वर्ग का स्पर्श करने के लिए नीचे के होठ की आवश्यकता होती है। और फिर यहाँ एक महत्वपूर्ण बात निकल जाती है कि नीचे के ओष्ठ को अधरोष्ठ कहा जाता है। ये वाक्यांश के लिए एक शब्द में पूछी जाती है बात कि नीचे के ओष्ठ को क्या कहा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि नीचे के ओष्ठ को अधरोष्ठ कहा जाता है। तो इनका उच्चारण स्थान तो हो गया ओष्ठ, और ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां कहलाएंगी ओष्ठ। ये है अपने स्पर्श व्यंजन। अब देखिए इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें और निकल जाती हैं। पहली बात तो यहां वर्ग है 5 और एक वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो कुल वर्ण हो जाते हैं 25। यदि हमसे कभी पूछा जाए कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या हो जाती है 25। ये पहली बात। दूसरी बात, यहां वर्ग है तो इन्हें कहा जाता है वर्गीय व्यंजन। वर्ग है तो कहा जाएगा वर्गीय व्यंजन, क्योंकि वर्ग में ईय प्रत्यय लगा है। वर्ग में ईय प्रत्यय लगने से शब्द बना है वर्गीय। यहां फिर एक धातव्य बात रह जाती है दोस्तों ईय प्रत्यय के संदर्भ में, कि जब जब ईय प्रत्यय हो, कौन सा प्रत्यय हो, जब जब ईय प्रत्यय लगे तो वो विशेषण बनाता है। ईय प्रत्यय जब जब लगता है तो क्या बनाता है, विशेषण बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहां लिख सकते हैं भारतीय, राष्ट्रीय, नगरीय, तो ईय प्रत्यय विशेषण बनाता है, तो इनको कहा गया वर्गीय व्यंजन। और संस्कृत में इन्हें कहा जाता है स्पृष्ट व्यंजन। संस्कृत में इनका नाम है स्पृष्ट व्यंजन। ये मुख्यतः व्यंजनों में पहले प्रकार के व्यंजन रहे अपने
स्पर्श व्यंजन। अब हम बात करते हैं दूसरी, जो अपने रहेंगे अंतस्थ व्यंजन। यहां इंगित कर देते हैं अपन। नंबर 2 जो व्यंजन है वो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4, य, रे, ले और व। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी? 4। अब सबसे पहली देखने वाली बात रहेगी कि इनका नाम अंतस्थ ही क्यों रखा गया। तो ये वो व्यंजन है जिनका उच्चारण करते समय वाग यंत्र में कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, आंशिक स्पर्श के साथ उच्चारित होते हैं, अर्थात अंदर की अंदर उच्चारित हो जाते हैं, इसलिए इन्हें कहा गया अंतस्थ व्यंजन। आप बोल के भी देख सकते हैं, जब आप प बोलते हैं तो पूर्ण स्पर्श होता है ओष्ठ पर, तय बोलते हैं तो पूर्ण स्पर्श होता है दंत पर, तय बोलते हैं तो पूर्ण स्पर्श होता है मूर्धा पर। लेकिन जब हम य, रे, ले और व उच्चारित करते हैं तो कहीं पर भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता, इसलिए इनको कहा गया अंतस्थ व्यंजन। पहली बात। दूसरी बात, एक विशेष बात फिर यहां से निकल जाती है कि संस्कृत भाषा में, संस्कृत का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा में द्वितीय भाषा के रूप में अधिकांश जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो संस्कृत भाषा का चयन कर लेते हैं। तो संस्कृत में इनका जो क्रम रहता है वो है य, व, रे और ले। संस्कृत में इनका क्रम है य, व, रे, ले। अब एक विशेष बात और यहां से निकल जाती है अंतिम, कि जो दो व्यंजन हैं य और व, इन्हें कहा गया है अर्ध स्वर। अब इन्हें अर्ध स्वर क्यों कहा गया है? सर्वप्रथम ये देखिए, जब आप ये बोलते हैं, जब आप वह बोलते हैं तो कहीं भी स्पर्श प्रतीत नहीं होता, जबकि आप रे बोलते हैं, रे जब आप बोलेंगे तो जीवा ऐसे ऊपर घूमती है और यहां वायुदाब आने से अग्रभाग में यहां कंपन होता है, इसलिए रे को प्रकंपित भी कहा जाता है। मतलब रे का जो स्पर्श हो रहा है वो मूर्धा के पास हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम ले बोलते हैं तो ले का स्पर्श होता है दांतों के ठीक ऊपर मसूड़ों के पास, बल्कि ये और वे में कहीं पर भी स्पर्श नहीं होता, इसलिए है तो ये व्यंजन और उच्चारित होते हैं स्वर के समान, इसलिए इन्हें कहा गया अर्ध स्वर। और अंग्रेजी भाषा में इन्हें कहा जाएगा सेमी वोवल्स। अंग्रेजी में क्या कहा जाएगा? सेमी वोवल्स। ये अपने रहे अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजनों की भी संख्या रही 4। तो 25 तो ये थे स्पर्श व्यंजन और 4 अंतस्थ। 25 और 4 हो जाते हैं 29। फिर अगली बात और नंबर 3 है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या है 4, श, श, से और है। ये महत्वपूर्ण व्यंजन है तीनों। इनके उच्चारण के अंतर्गत कई बार हम विभेद नहीं कर पाते, हम इसे ऐसे बोल जाते हैं शंकर वाला से, षटकोण वाला से और संजय वाला से। लेकिन हम पहले की कक्षाओं में कह चुके हैं दोस्तों कि हिंदी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कि ध्वनियां अलग होंगी तो वर्ण भी अलग है, अर्थात जब वर्ण अलग है तो ध्वनि अलग है। अब 3 वर्ण है मतलब ध्वनियां हैं 3। इसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जब आप से बोलते हैं तो आपकी जीवा दांतों के पास जाती है, यहां से उच्चारित होता है से। आप बोल के भी देखिए, जब आप से बोलते हैं तो आपकी जीवा दांतों के पास जाती है, फिर इधर से घर्षण के साथ वायु बाहर निकल जाती है। क्योंकि ऊष्म व्यंजन की परिभाषा यही है कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वाग्यंत्र के 2 भाग, 2 अवयव, 2 हिस्से इतने नजदीक आ जाते हैं कि वायु घर्षण के साथ बाहर निकलती है, और जब जब घर्षण होता है तो क्या उत्पन्न होती है? ऊष्मा। इसलिए इन्हें कहा गया ऊष्म व्यंजन। और से जब बोलते हैं तो घर्षण होता है दांतों के पास, तो ये हो गया से। इससे पहले हम देखें ख। ये उच्चारित होता है मूर्धा से, जैसे टे का उच्चारण होता है। ख जब हम बोले
तो जीवा ऊपर की तरफ ऐसे घूमनी चाहिए। हमारी जो जीवा है ये ऊपर की तरफ यहां घूमनी चाहिए और मुख विवर खुला रहना चाहिए। यहां से उच्चारित होगा ख। ये अंत में आपको लगेगा कि जैसे ख उच्चारित कर रहे हैं, और जो श है इसका उच्चारण होता है तालु से। जब आपकी जीवा यहां आएगी तो उच्चारित होगा श। तो पुनः सुनिए, ये श है, ये ख है और ये स, और है का घर्षण होता है कंठ में। तो ये है ऊष्म व्यंजन, और ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी है 4। इस प्रकार से हमारे मुख्यतः व्यंजन समाप्त होते हैं। पुनः सुनिए, मुख्यतः व्यंजनों में 3 प्रकार के व्यंजन हैं। पहले स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजनों की संख्या रही 25। फिर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या रही 4, तो 25 और 4 29। और फिर है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजनों की संख्या रही 4, तो 25 और 4 29 और 4 33। इस प्रकार से हमारे मुख्यतः व्यंजन यहाँ क्या होते हैं, समाप्त। अब हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन की, क्योंकि यहां से लगभग भर्ती परीक्षाओं में शुद्ध अशुद्ध के शब्दों की चर्चा हो जाती है। संयुक्त व्यंजन, और दोस्तों यदि संयुक्त व्यंजन की बात की जाए तो इनकी संख्या है 4। क्ष, त्र, जिसको हम कुछ इस प्रकार से लिखते हैं, ज्ञ और श। सबसे पहले तो इन्हें देखिए कि इन्हें संयुक्त व्यंजन क्यों कहा गया। संयुक्त मतलब 2 व्यंजनों के योग से बने हुए। ये वो व्यंजन है जो 2 व्यंजनों के योग से बने हुए हैं। जब 2 व्यंजनों के योग से बने हुए हैं तो संयुक्त व्यंजन कहलाए। कैसे बने हुए हैं, जो क्ष है वो क, श और ऐसे बना हुआ है। जो क्ष है वो क, श ऐसे बना हुआ है। जो त्र है वो बना है त, र और ऐसे। इसी प्रकार से जो ज है वो ज, य और ऐसे बना है। और इसी प्रकार से जो श है वो श, र और ऐसे बना है। ये बातें आपको सीधे तौर पर भी पूछी जाती है द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में, व्याख्याता शिक्षक भर्ती परीक्षा में, पीजीटी और टीजीटी शिक्षक भर्ती परीक्षा में। एक बिंदु विशेष अपना चलता है शब्दकोश में शब्द क्रम खोजना। निम्न शब्दों को शब्दकोश के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करो या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करो, या शब्दकोश के आधार पर पहला शब्द बताओ या अंतिम शब्द बताओ। और यहां से शुद्ध अशुद्ध के शब्द भी हो जाते हैं। तो अप्रैल 1962 में भारत सरकार के शिक्षा निदेशालय ने जिन 4 संयुक्त व्यंजनों को मान्यता दी उनमें क्ष, त्र, ज्ञ और श है। अर्थात जब 2 व्यंजन मिलाकर लिख सकते हैं हम तो ये 4 ही लिखेंगे। इन 4 के अलावा यदि कोई संयुक्त व्यंजन हम लिखेंगे तो वो अमानक होगा, वो वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध होगा। और हम सब लिखते भी हैं, देखिए कैसे। जैसे हमने यहां लिखा द्वितीय, जब हमने यहां द्वितीय लिखा तो आप यहां देखिए, यहां 2 व्यंजन हैं। क्या यहां 2 व्यंजन हैं, द और व। जब 2 व्यंजन हैं तो क्या ये संयुक्त रूप बना, ये संयुक्त रूप बना। लेकिन क्या इसे मान्यता है, क्या नहीं है, इसीलिए ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध हो जाता है। अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि शुद्ध शब्द कैसे लिखें। जब शुद्ध शब्द लिखें तो हम कुछ इस प्रकार से इसे सर्वप्रथम बोल के देख सकते हैं, क्योंकि भाषा शिक्षण के 4 सोपान थे, सुबो पल्ली, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो अब आप बोलिए इसे द्वितीय। द्वितीय, जब आप द्वितीय बोलते हैं तो आप पाएंगे कि जो ई का स्वर है वो व के साथ है। जब ई का स्वर व के साथ है मतलब द यहां है हलन, तो हम कुछ इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं द्वितीय। फिर हम लिख रहे हैं बुद्धि, जैसे हम यहां बुद्धि लिखें। जब हमने यहां बुद्धि लिखा तो फिर यहां 2 व्यंजन एक साथ लिखे गए हैं। अब क्या इन्हें मान्यता है, नहीं है, तो ये शब्द भी वर्तनी की दृष्टि से क्या रह जाएगा, अशुद्ध। अब शुद्ध शब्द कैसा हो, फिर हम इसे बोल के देखेंगे बुद्धि। जब हम बुद्धि उच्चारण कर रहे हैं तो ई का जो स्वर है वो ध के साथ है। जब ई का स्वर ध के साथ है
मतलब द यहाँ हलंत है, बुद्धि। तो अप्रैल 1962 में भारत सरकार के शिक्षा निदेशालय ने जिन 4 संयुक्त व्यंजनों को मान्यता दी है वो है क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। इनके अलावा क्या कोई संयुक्त व्यंजन लिखा जा सकता है? जी हां, लिखा जा सकता है, लेकिन वह वर्तनी की दृष्टि से पूछा जाए तो अशुद्ध रहेगा। संयुक्त व्यंजन मुख्यतः व्यंजनों के अंतर्गत नहीं है, ये बात और ध्यातव्य रहेगी। कुल व्यंजनों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे आगे की कक्षाओं में, कुल वर्णों के अंतर्गत भी पढ़ेंगे, लेकिन मुख्यतः व्यंजनों में संयुक्त व्यंजनों को शामिल नहीं किया जाएगा। तो बाकी की बात करेंगे हम अगली कक्षा में। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे विदेशी व्यंजन, देशीय व्यंजन, आगत व्यंजन, साथ में मानक और अमानक वर्ण, साथ और वर्ण विचार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाभारत।